सीएम धामी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। पूजा अर्चना के बाद भगवान शिव के प्रिय गणनंदी महाराज का भी किया जलाभिषेक। उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के लिए मिली सौगात। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5,131 करोड़ के बजट का किया आवंटन। सीएम ने जताया आभार। केदारनाथ धाम के नाम पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने शुरू की केदारनाथ प्रतिष्ठा पद रक्षा यात्रा। भाजपा अध्यक्ष बोले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही ड्रामा। प्रदेश में 4 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवन का होगा निर्माण। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए भवन निर्माण को स्वीकृति। अब दून एयरपोर्ट पर एक साथ खड़े हो सकेंगे 20 विमान। चारों एयरो ब्रिज हुए शुरू। पार्किंग क्षमता को भी बढ़ाने पर काम शुरू। और आज भी जमकर बरसेंगे मेघ। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में तेज बारिश का येलो अलर्ट। आप के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। पूरे प्रदेश भर में अगर बारिश की बात करें तो मानसून के दौरान सामान्य बारिश अब तक मिली है। हालांकि 2 से 3 जिले ऐसे भी हैं जहां पर बारिश सामान्य से कम आंकी गई है। बाकी अन्य जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी मानसून का दौर शुरू हुआ है और आगामी दिनों में बारिश का अंदेशा मौसम विभाग के द्वारा जताया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश रहने का अंदेशा है। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून की दस्तक के बाद अब तक बारिश कम दर्ज की गई है। बाकी अन्य जिलों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली। हालांकि आगे 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अलावा राजधानी देहरादून सहित टिहरी व पौड़ी जिले में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल पूरे सीजन की बात करते जून में तो थोड़ी हमको कम थी डेफिशिएंट का मानसून जो है, लेकिन जुलाई में हमको अच्छी बारिश मिली और आज आपकी जो है 25 तारीख हो गई है, तो करीब 5 से 6 दिन और बचे हमारे जुलाई के, तो उसमें भी ठीक ठाक एक्टिविटी आगे मिलेगी। तो अभी जो पास्ट का अगर देख लें, सीजन की हम बात करें तो उसमें बिल्कुल हम नॉर्मल पे पहुंच गए हैं। -4 है तो -19 से +19 के बीच अगर रेंज मिली है तो वो नॉर्मल में आती है। और इसी तरह अगर मंथ की बात करें तो मंथ में तो हमारा थोड़ा जो है 1% अभी ज़्यादा ही है, +19 से ऊपर ही है, +20 तक आ रहा है आज की डेट में। और डेली की भी बात करें तो ठीक है, नॉर्मल मानसून मिल रहा है रेगुलर ही डे टू डे में। आज भी वो नॉर्मल रहा है। और हैवी रेंज से अगर बात करें तो वो भी मिली है पास्ट 24 आवर्स में। जैसे आपका जो है मसूरी में 120 mm मिली है, इसी तरह कपकोट में है बागेश्वर में तो उसमें जो है 100 mm मिली है। इसी तरह आप देखेंगे जो लोहार खेत वहाँ 68 है, उखीमठ में भी 60 mm है, चमोली में भी अच्छी रेंज मिली है और काला डूंगी में देखें तो वहाँ भी 71 mm के आसपास जो है वो रेंज मिली है, जो कि आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो ठीक है, देहरादून, नैनीताल या बागेश्वर, पौड़ी ये डिस्ट्रिक्ट रखे तो मिली है, ठीक रेंज मिली है इनमें जो है। और ओवरऑल आज पास्ट 24 आवर्स का तो नॉर्मल में है, नॉर्मल एक्टिविटी वो मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद बागेश्वर के अंतर्गत हरसीला से लगा आपको बता दें गांव चचई में 6 किलोमीटर के समीप राजकीय जूनियर हाई स्कूल के समीप रोड धंसने से 6 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान रमेश जोशी ने सरकार से मदद की आस लगाए हुए हैं। वहीं समय से मदद नहीं की गई तो खतरे की आशा बनी रहेगी। के आसपास में हमारे ग्राम पंचायत चचई में जो निर्माणाधीन मोटर मार्ग है, हमारे निर्माणाधीन मोटर मार्ग के किलोमीटर 2 में जूनियर हाई स्कूल चचई के समीप ऊपर से रोड धंस जाने के कारण और रोड के ऊपर से मलबा आने के कारण हमारे ग्राम पंचायत के तोकसाली खेत में 6-7 लोगों के घरों को खतरा बना हुआ है, जहाँ के ऊपर से पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से लोगों को बहुत खतरा बना हुआ है। जिसमें मुख्यतः केशव राम, अमर राम और महेश राम, गोविंद राम और गणेश राम, माधो राम, धनी राम, गोविंद राम, हरीश राम, गोविंद राम एवं अन्य घरों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है। जैसे मेरी शासन और प्रशासन से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इस विषय पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर हमको इस समस्या से निजात
दिलाने की कृपा कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं। हल्द्वानी में गुरुवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी आपको बता दें कौस्तुभा नंद जोशी द्वारा आयोजित आम और खास पार्टी में भाजपा के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहने को तो ये आम और खास पार्टी थी, लेकिन कार्यकर्ता दबे जुबान से मेयर चुनाव के लिए कौस्तुभा नंद जोशी की दावेदारी को लेकर इस पार्टी में चर्चा करते दिखाई दिए। हालांकि हरेले के उपलक्ष्य में आयोजित इस पार्टी में कांग्रेसी नेता भी दिखाई दिए। कौस्तुभा नंद से बात करने पर बताया गया कि यह केवल जन मिलन कार्यक्रम है। मीडिया द्वारा पूछे गए उनके राजनीतिक भविष्य की शुरुआत पर उन्होंने कहा कि वह पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी उसे मानना उनका कर्तव्य है। देखिए कितना अच्छा माहौल है। आम और खास का उद्देश्य यही था कि हम सब पूरा शहर एक जगह पर आके मिलें और हरेले का पावन पर्व का मौसम चल रहा है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी संस्कृति हरेला है। तो हमारा मकसद था कि हम सब किसी न किसी बहाने से पूरे शहर में अनन्य क्षेत्रों में काम करने वाले समाजसेवी, राजनीतिक लोग, कार्यकर्ता सब मिले एक बार और उसका एक माध्यम बनाया हमने आम और एक खास मिलन। यहाँ ये प्रथम बार आयोजित किया गया है कार्यक्रम और संयोजककर्ता कौस्तुभा नंद जोशी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में जो सोचा, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्था को भी बनाए रखा है। और साथ ही इस कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आम और खास साथ साथ इनका जो टॉपिक है, तो वो यही बात को दर्शाता है कि हम लोग आपस में सामंजस्य से काम करें और जो भी है उसको आपसी मतभेद भुलाकर और सभी का एक ही वो है कि साथ मिलके काम करना है। बहुत अच्छा कार्यक्रम कौस्तुभा नंद जोशी जी ने किया हुआ है। बिल्कुल आजकल सीजन ही आम का है, तो जब सीजनल फल होते हैं तो उसे अवश्य पार्टी के रूप में आज हमारे कौस्तुभा नंद जोशी जी ने हमारे शहर के तमाम कार्यकर्ताओं को और क्षेत्रवासियों को ये एक आयोजन कर यहाँ पे एक मंच पर बुलाया। यह बहुत सराहनीय कार्य है। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए और आम सीजनल फल है, फलों में राजा है आम, तो सबने आज आम का फल का सेवन करना चाहिए। अब बात अगली खबर की। हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित पंत पार्क में उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के केंद्रीय नेता भुवन जोशी ने कहा कि राज्य आंदोलन से लेकर कई महत्वपूर्ण आंदोलन का इतिहास उत्तराखंड क्रांति दल का रहा है और आगे भी जनहित के मुद्दों को हमेशा उठाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल 24-25 जुलाई 1979 में इसका गठन हुआ था और आज 45 साल पूरे हो गए हैं। 46वां साल लग रहा है उत्तराखंड क्रांति दल को और हम चाहते हैं जिस तरीके से उत्तराखंड के राज्य के लिए गठन के लिए लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड क्रांति दल ने सभी जनता को लेकर, उसी तरीके से हम आगे जो है उत्तराखंड की भलाई के लिए लड़ना चाहते हैं और उत्तराखंड के लोगों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा का आपको बता दें सतपुली बाजार दो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत व तीरथ सिंह रावत के गृह क्षेत्र में आता है। साथ ही विधानसभा चौबट्टा खाल के विधायक व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का भी सतपुली में गृह क्षेत्र है। 5 विकासखंडों के केंद्र बिंदु सतपुली बाजार में नियमित आधार केंद्र खोलने को लेकर गुरुवार को विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों द्वारा उप जिलाधिकारी सतपुली के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान सतपुली व्यापार मंडल, नगर कांग्रेस, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान व स्थानीय लोगों द्वारा तहसील में पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सतपुली 5 विकासखंडों का मुख्य बाजार है। सतपुली में नियमित आधार केंद्र होने से सैकड़ों गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं बताया कि कुछ दिन पहले तहसील में लगे 3 दिन के आधार कैंप में सैकड़ों लोग पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही लोगों का आधार का लाभ मिल पाया था, जिससे क्षेत्र के ग्रामीण अभी भी परेशान हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर पंचायत सतपुली में बंदरों का आतंक है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दौरान उप जिलाधिकारी सतपुली अनिल चन्याल ने कहा कि सतपुली में नियमित आधार केंद्र खोलने व बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी से वार्ता कर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे क्षेत्र के जो बहुत बड़े क्षेत्र में 165 गांव हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पर आधार केंद्र नहीं है। लोगों को बहुत पैसे लगा 3-4 हज़ार रुपये में एक आधार वो बनना है। तो हमने इसके लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है
ताकि यहाँ पे आधार सेंटर नियमित रूप से खोला जाए और क्षेत्र की जनता को इससे निजात मिल जाए। समस्त स्थानीय लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर कि आधार सेंटर की जो परमानेंट व्यवस्था जो यहाँ पर की जाए सतपुली तहसील में, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिन 3 दिन का आधार कैंप लगा और कई लोग यहाँ पर पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में, कुछ लोग यहाँ से वापस गए। तो हम चाहते हैं कि सतपुली में एक नियमित आधार सेंटर हो। उप जिलाधिकारी अनिल चनियाल जी के द्वारा हमें आश्वासन भी दिया गया है कि यहाँ पर किसी स्थानीय व्यक्ति को आधार सेंटर के लिए नियुक्त किया जाएगा। अन्य संभ्रांत लोग उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और उसमें डिमांड की गई है कि सतपुली में एक तो आधार सेंटर जो है वो परमानेंट होना चाहिए और दूसरा उनके द्वारा एक डिमांड की गई है कि बंदर इस टाइम पे बाहर से आए हुए हैं, कहीं से या तो छोड़ दिए गए हैं और बंदरों की संख्या बढ़ गई है, इस तरह की उनके द्वारा मुझे बताया गया है। तो उनसे कुछ नुकसान व्यापारियों को हो रहा है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर नैनीताल से है, जहां जिम कॉर्बेट का 150वां जन्मदिन मनाया गया। नैनीताल जिम के यादों से रचा बसा है। जिम की यादों को वरिष्ठ पत्रकार प्रयाग पांडे ने अपनी किताब पहाड़ी अंग्रेज में संजोया है। नैनीताल में पत्रकार प्रयाग पांडे की किताब पहाड़ी अंग्रेज का विमोचन हुआ। इस दौरान सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ शिक्षा जगत, खेल, लेखक, पत्रकार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नैनीताल क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिम कॉर्बेट के 150वां जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। जिम कॉर्बेट पर लिखी गई पुस्तक में जिम के पूरे योगदान को समेटे हुए उन्हें शिकारी से ज्यादा प्रकृति व वन्य जीव प्रेमी बताया गया है। देखिए, आज जिम कॉर्बेट का 150वां जन्मदिन है और जिम नैनीताल में ही पैदा हुए थे और यहीं से 30 नवंबर 1947 को यहाँ से गए थे। तो जिम की नैनीताल में 72 साल का पूरा उनका जो जीवन काल रहा, 72 साल वो नैनीताल में ही रहे। तो उस मौके पर हमने इस किताब का विमोचन किया। तो जिम ने जो किया, जो अपने जीवन में जिया और जिम का जो मानवीय पक्ष है, उस किताब को उभारने का हमने कोशिश की है। और ये इस लिहाज से हिंदी में लिखी गई जो हमारे जिम के को लेकर ये पहली किताब संभवतः होनी चाहिए। और इसमें ये जिम के जो जिम की जो पहचान है वो एक शिकारी और शिकार कथाओं का लेखक के रूप में है, लेकिन जिम का जो मानवीय पक्ष है, जिम का जो यहाँ के भारत भूमि और भारत के लोगों और ख़ास तौर पर भारत के गरीबों के प्रति जो उसकी आत्मीयता है, जो लगाव है, जो अपनापन है, उस पक्ष को उभारने का प्रयास किया गया है इस किताब में। अगली खबर रुड़की से है, जहां एक और देश में कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसी देश में वो लोग भी हैं जो भाईचारा एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। यही आज देखने को मिला है। रुड़की के विश्व प्रसिद्ध पिरानकलियर दरगाह शाबिर पाक में आज यही मिसाल देखने को मिली। दरअसल बात यह है कि पिरानकलियर दरगाह शाबिर पाक एक धार्मिक स्थल है। इसी के चलते यहाँ पर सभी धर्म के लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं। उसी को लेकर आज पिरानकलियर दरगाह शाबिर पाक में हरिद्वार से गंगा जल लेकर घर जा रहे शिव भक्त कांवड़िए शाबिर पाक के दरबार में प्रसाद चढ़ाने पहुंचे। साथ ही उन्होंने भाईचारा व एकता की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि हम हरिद्वार से जल लेकर शिवजी के दरबार में जल अर्पण करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि पिरानकलियर भी एक धार्मिक स्थल है, उसी को लेकर हम यहाँ पर प्रार्थना करने पहुंचे हैं। हमारा उद्देश्य है कि देश में भाईचारा व शांति बनी रहे। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिनेशपुर मतकोटा सड़क काफी समय से खस्ता हाल है। आपको बता दें, खूनी हो चुकी सड़क अब तक कई लोगों की जान भी ले चुकी है। सरकार और प्रशासन की ओर से कोई सुध न लेने पर सड़क को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन व कांग्रेस प्रदेश महासचिव ममता हल्दर ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गदरपुर दिनेशपुर मतकोटा एकमात्र ऐसा मार्ग है जो सिडकुल को जोड़ता है। मार्ग पर निर्माण कांग्रेस सरकार में किया गया था, तब से लेकर अब तक सड़क की मरम्मत न होने से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, सड़कें उखड़ गई हैं, जिससे आए दिन सड़क पर हादसे हो रहे हैं और अब तक क्षेत्र के सैकड़ों नौजवान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। भाजपा सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है।
सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में एक नौजवान व्यक्ति की मौत हो गई है। मैं उस मौत पे मैं परिवार वालों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और गहरा दुख प्रकट करता हूँ। आपने देखा होगा कि पहले इस सड़क को हमने बहुत अच्छी तरह हाईटेक इसको हमने हॉट मिक्स से बनाने का काम किया। यह भी कड़वा सच है कि इसे प्रदेश की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली और ओवरलोड अगर जो चलता है कोई सड़क चलती है तो ये मटकोटा गदरपुर दिनेशपुर वाली सड़क चलती है, क्योंकि सिडकुल के अधिकांश वाहन इस पर आते जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क बनेगी तो टूटेगी भी, और टूटने के पश्चात जब छोटे मोटे कोई गड्ढे होते हैं तो उसको गड्ढा मुक्त योजना के तहत इसको ठीक कराने का काम किया जाता है। इसमें जो है विभाग जो है जो भी लोगों की सुरक्षा है उसके को लेकर के संवेदनशील है और सुरक्षा लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए हमने जो है एस्टीमेट CIRF में बनाकर स्टेट सेक्टर में भी भेजा हुआ है, दोनों योजनाओं में गया। हमने ट्राई PPP मोड में भी इसको किया था और विशेष मरम्मत में भी हमने इसका आगमन जो है केवल पैचिंग का वो भी बना करके प्रमुख अभियंता महोदय को देहरादून भेजा हुआ। अभी कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई है, हम लगातार उसमें प्रयासरत हैं और जिससे मतलब दुर्घटनाओं की सुरक्षा के लिए हमने जो है टेम्परेरी रूप से जो है पहले कच्चे पैच बनाने शुरू किए थे। विगत एक हफ्ते से 5 डेज से हम जो है उसमें पक्के पैचों का लगातार काम कर रहे हैं। उनको भी हमारी कोशिश है कि 10 दिन के भीतर जो है इसमें जो गड्ढे हैं वो भर दिए जाए। और ये बटकोटा से गदरपुर जाते हुए देहरादून जो रोड जाते हैं, ये जो रोड मटकोटा वाले रोड 10 साल पहले जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो रावत जी ने इस रोड को पास किया और इस 10 सालों में हजारों की संख्या में हमारे घरों के चिराग जो जवान बच्चे मरे हैं और ये 2-4 महीने में कम से कम ना हो तो 400-500 लड़के यहाँ पर गुजर के मरे हैं। और बेरोजगारी की वजह से जो लड़के दिहाड़ी मजदूरी करने जो जाते हैं तो आए दिन इस गड्ढे के वजह से, रास्ते के वजह से घर के चिराग हमारे यहाँ से जो है जा रहे हैं। जो घर की जो कंडीशन हो रही है, जिसके बच्चे जा रहे हैं वो ही जानते हैं। दूसरी बात, हमने कई बार धरना दिया है इस रोड को लेके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। सरकार अपने उसमें मस्त रहते हैं, लेकिन जो चिराग जाते हैं घर के उनको पता होता है। धरना के बाद भी हमारी बातें सुनी नहीं जाती है। देखिए, ये जो सड़क है ये खाली प्लेन स्मूथ बनाने से काम नहीं चलेगा, इसका चौड़ीकरण की बहुत ज़रूरत है। इसके ऊपर इस सड़क पे इस समय जितना लोड है, इसमें जो भार है वो बहुत हिसाब से ज़्यादा है, सड़क के क्षमता से ऊपर है। ये सड़क का डबल होना बहुत ज़रूरी है। ये सड़क का चौड़ीकरण हो और इसके लिए क्योंकि सड़क का जो चौड़ीकरण होते होते इसकी जितनी वो चौड़ाई थी शायद इन्होंने विभाग ने पूरी ले ली। आज ये हालत आप लोगों के मन में बहुत होगा। मुझे जितना जानकारी मिला है, ये सड़क आप जो चौड़ाई इसकी बढ़ाने के लिए जो दोनों तरफ जो बैठे हुए हैं उनसे जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा। अगली खबर अक्सर से, जहां नगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चरम पर चल रही है। आपको बता दें, भगवान शिव में आस्था रखने वाले शिव भक्त लाखों रुपए खर्च करके कांवड़ यात्रा कांवड़ उठा रहे हैं। हरिद्वार के जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्यों ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। उनके द्वारा पीतल धातु से तैयार शिव परिवार की भव्य कांवड़ की गई है और गाजियाबाद की डासना पीठ में इस यात्रा का समापन होगा। यति नरसिंहानंद गिरी ने बताया कि उनके द्वारा दिसंबर के महीने में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। धर्म संसद को सफल बनाने और सनातन धर्म में जात पात का भेदभाव खत्म करने की मनोकामना लेकर उनके द्वारा कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई है। उन्हें पूरा विश्वास है कि भगवान शिव उनकी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। है कि सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन के शत्रुओं का समूल विनाश हो। एक वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन, विश्व धर्म संसद का आयोजन, जिसकी हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी मुख्य संयोजक हैं, किया जा रहा है। माँ और महादेव उसमें हमें और हमारे लोगों को सफलता दें। हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है, हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और जातिवाद समाप्त हो।
हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हिंदुओं ने हमारी सुनी नहीं। अब शायद माँ और महादेव हमारी सुन लें, तो अब हम ये माँ और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ और महादेव हमारी ये कार्य सिद्ध करें। इसी के लिए ये कांवड़ उठाई जा रही है। इसे आनंद भैरव घाट से हमारी यात्रा शुरू होकर शिव शक्ति धाम डासना तक ये यात्रा पहुंचेगी। वहाँ महादेव के चरणों में जल अर्पित किया जाएगा, महादेव पर जल चढ़ाया जाएगा। ये पहला अनुभव है, पर मुझे लगता है माँ और महादेव की कृपा से ये अनुभव बहुत ही सुखद होगा। और जिस धार्मिक भावना के साथ, जिस संकल्प के साथ हम ये कांवड़ लेकर जा रहे हैं कि वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन, जो कि जिहाद फ्री वर्ल्ड के लिए प्रयासरत है और शायद दुनिया का पहला सनातनी प्रयास है, गुरुदेव के मार्गदर्शन में गुरुदेव द्वारा शुरू किया हुआ, तो माँ और महादेव की कृपा रहे और ये प्रयास फलीभूत हो। इसके लिए दूसरा, हिंदुओं के, सनातनियों के बीच में जो जातिगत वैमनस्य है वो ख़त्म हो, जातिवाद की भावना ख़त्म हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हर सनातनी का परिवार बड़ा हो और मजबूत हो। इसके लिए हम लोग ये कांवड़ लेके जा रहे हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, आपको बता दें, बॉबी पवार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर में चल रहे आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने अग्रिम आदेशों तक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 नवंबर 2024 की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार व अन्य के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव 2023 के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर बॉबी पवार व अन्य 4 साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 171, G 186 और 188 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार। इनके खिलाफ जो है बागेश्वर में जब उपचुनाव चल रहा था दिसंबर 2023 में 28 दिसंबर की एक एफआईआर, जिसमें ये कहा जाता है कि बॉबी पवार व अन्य 4 साथी जो वहाँ पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है, और वो मुकदमा जो है बागेश्वर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में चल रहा है। तो उसको चुनौती देते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस मामले को सुना है, जिसमें कि जो धारा हैं 147 धारा 147 आईपीसी 171 और उसके साथ साथ में 186 और 128 आईपीसी के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उस पूरी प्रोसीडिंग को यहाँ पर बॉबी पवार के द्वारा और अन्य साथियों के साथ चैलेंज किया गया। तो आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने उस पूरी प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है, अगले आदेशों तक रोक लगा दी है, और अगली सुनवाई अब 11 नवंबर 2024 को रखी गई।